बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अजीब पॉलिटिक्स चल रही है और इस दफ़ा जो पॉलिटिक्स है वो हकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो अपोजिशन के ही दरमियान है और उसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं नाम लिए बगैर नवाज शरीफ साहब को, जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब बड़ी एक पैसिव टोन के अंदर दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो पंजाब के इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं 133 NA के, उसके अंदर एक रिवाइवल देखा है सारों ने, स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक व्यू पॉइंट ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे इलेक्शन गेम के अंदर से आउट थी, सो वो लोग जो PTI के थे उन्होंने वोट दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का अपना व्यू पॉइंट ये है कि ये वो लोग थे जो वोट दे ही नहीं रहे थे और इनको ने रिवाइव किया है जब इन्होंने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी हुकूमत चला रही है। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर साहब बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आना कि मियां नवाज शरीफ जो हैं ये मेरी धरती के ख़िलाफ़ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। सर, ये क्या ज़रूरत पड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की? पीछे तो हम देख रहे थे कि बिलावल और मरियम की आपस में बड़ी इकट्ठे चीज़ों को भी लेकर चला जा रहा था। ये पोस्ट PDM आप देख रहे हैं, ये पूरी सिचुएशन ऐसी हुई है जी। देखिए, साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उन्होंने एक असूली बात की थी। उन्होंने पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी जिम्मेदारी और उनकी वो जो किरदार है सियासत में, उसके मुतालिक उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। ये बात तो यकीनन है कि जब एक शख्स किसी मुल्क की सियासत करता है तो जाहिर है कि उसको उसके मुल्क में अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, उनके जो दुख दर्द हैं, उनके जो मसले हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो उनके साथ मिलके उसको जो है ना उनको साथ देना चाहिए। जिस तरह जरदारी साहब पर हजारों केसेस लोगों ने फैब्रिकेटेड केसेस बनाए, कितना तंग किया गया और किस किस किस्म की जनाब मुश्किलात से दो-चार किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मुल्क में रहे, अपने मुल्क के अवाम के साथ रहे, उनके दुख दर्द में शरीक हुए, उनके साथ काम किया, उन्होंने उनके साथ रहे, उनका एतमाद लिया, उनको अपना एतमाद दिया। तो उन्होंने इतनी बड़ी कोई अनहोनी बात तो नहीं की थी। उन्होंने तो सिर्फ एक नक्शा जो खींचा और उनको उनका चेहरा दिखाया कि भाई दिस इज द वे द पॉलिटिक्स इज। इस तरह सियासत करें, अपने लोग साथ मिलकर सियासत करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी कि आप बेटे इंग्लैंड में है, एक जमाना था लोग करते थे जहां साजिशी सियासत होती है, जहां पे कॉन्स्पिरेसी की पॉलिटिक्स होती है, वो कहीं और होते हैं और उसी के जरिए जो है ना मैनिपुलेट करके वो मुल्क में कोई तब्दीली लाना चाहे या कुछ। लेकिन अब पीपल्स पार्टी चूंकि अवाम की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों के मसाइल को हल करने की पार्टी है, उनकी जिंदगियों को आसान करने की पार्टी है, उनकी जिंदगी के मयार को और उनको ऊंचे दर्जे पे लाने के लिए जो स्ट्रगल कर रही है उसकी पार्टी है। तो जरदारी साहब ने जो कहा, उन्होंने यकीनन हर शऊर शख्स और हर बंदा की जो सियासत को जानता है, समझता है, वो उनकी बात पे एतमाद करता है, उस पे एतबार करता है। बलोच साहब, तो मुझे ये कोई ऐसी ठीक बात नहीं थी मेरे भाई, ठीक किसी की जात पे बात नहीं थी, नहीं थी, किसी ठीक की है। पर्सनल बात नहीं थी। बलोच साहब, मुझे एक वो चीज बताएं। वो कैरेक्टर मुझे दिखा उन्होंने, जी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो उन्होंने, जो चूंकि वो खुद अंदर से ऐसे हैं, तो उन्होंने अपने आप को देख के दूसरे सियासतदानों के मुतालिक वही बात की। ओके बलोच साहब, मुझे एक चीज़ बताएं। ये जो अभी पंजाब का इलेक्शन हुआ है NA 133 का, जिसके अंदर हमने देखा है ऑब्वियसली जीती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी क्योंकि उन्हीं का ये हल्का था, लेकिन एक रिवाइवल आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, जो पंजाब की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, और डोर टू डोर कंपेन भी हमने देखी।
यहां पर हुई। इससे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट मिली है? आप लोग क्या समझते हैं ये जो वोट बैंक आया है ये रिवाइव हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी ये वो वोट बैंक था जो पीटीआई का था, और पीटीआई क्योंकि नहीं थी मेन स्ट्रीम के अंदर, इसलिए पीपल्स पार्टी को मिला है। खानेवाल में जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस है उनमें पता चल जाएगा कितना वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में। देखिए मंसूर भाई, बात यह है कि देखो, वोट बैंक इतनी जल्दी किसी का नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है तो ये बिल्कुल गलत बात है। बात यह है कि ये वोट बैंक पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, जो किसी वजह से हमारे लोग नाराज हो गए थे, जो किसी वजह से अपने घरों में बैठे हुए थे या दूसरी जमातों को जो है ना उनको वोट की हद तक सपोर्ट कर रहे थे। तो लेकिन अब बात यह कि जब उन लोगों के किरदार सामने आए, जब उनकी पॉलिसियां सामने आई, जब वो जिस तरह से वो पुरानी कर रहे हैं वो चीजें देखी उन्होंने, तो वो फिर अपने जगह से शिफ्ट करके अपने घर में आ गए हैं। हम तो ये नहीं कहते कि जी कि ये लोग नए लोग हैं या नए एंट्री है यहाँ पे पीपल्स पार्टी की। नहीं, पीपल पार्टी पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी और आज भी है। ये एक टेम्परेरी और एक बिल्कुल ही एक जो है ना एक छोटी सी नाराजगी थी कि लोगों ने अपनी उस नाराजगी को खत्म कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला और बहुत सारे हमारे लोग हैं, पार्टी ठीक हो पंजाब में जिस तरीके से रिवाइव करेगी, अपने आप को उस मकाम पे ले आएगी। जरदारी साहब ने जाके वहां कैंप किया। अब आप देखें, एक महीने की कैंपेन में प्रेसिडेंट जरदारी वहां बैठे, चेयरमैन साहब ने दौरे किए। एक महीने के अंदर उन्होंने जो तब्दीली लाई, तो इंशाल्लाह ताला आगे आके जब वहां बैठेंगे, वहां पे जो है ना काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने तो चीजें ज्यादा बेहतर नजर आएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। वहीद आलम खान साहब ने ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह थिंग विल बी। जी बलोच साहब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया जी। मुझे बल्कि वहीद आलम खान साहब रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ज्वाइन कर लिया। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है, जो कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक सॉफ्टली उस पर एक रिस्पॉन्स भी आया कि ये मेरी धरती के खिलाफ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता, इसको क्या मसला होगा? मतलब ये क्या जरूरत समझते हैं आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगी या आसिफ अली जरदारी साहब को लगी, और ये इस तरह की, बिकॉज अपेरेंटली तो लग रहा है कि चीजें ठीक है ऑपोजिशन के दरमियान, ऑल्दो पीडीएम का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वहीद आलम खान साहब जी लाइन ड्रॉप कर गए, ठीक है। अच्छा बलोच साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूं, मुझे जरा बताएं, ये जो पंजाब की अब आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम सीट्स ले सकते हैं, पंजाब के अंदर हम हुकूमत बना सकते हैं, और यही ऑप्शन आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी देते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून कहता है कि जी वफाक के अंदर ये सब कुछ हमें देखना चाहिए, पंजाब से नहीं। बल्कि वहीद आलम खान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। खान साहब आपने सवाल सुन लिया था जी मेरा? हेलो जी खान साहब आपने सवाल सुन लिया था जी? हेलो जी वहीद आलम खान साहब आवाज आ रही है? हेलो जी जी खान साहब आवाज आ रही है जी? आवाज नहीं आ रही भाईजान, आवाज नहीं आ रही। ओके दोबारा करते हैं जी। जी बलोच साहब जरा बताइएगा सर, ये पंजाब की सियासत को कैसे देख रहे हैं आप जी? पंजाब में क्या पीपल्स पार्टी करना चाह रही है और मुस्लिम लीग नून आपको सपोर्ट नहीं कर रही? मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरी जमात है, उसका अपना एक एजेंडा है। पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है। पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की जमात है। वो तो सेठों की और जो है ना कारोबारी लोगों की जमात है। तो जाहिर है कि यानी हमारे सियासी यानी कभी कभी गपशप होती है, बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं, पार्लियामेंट की हद तक हम एक दूसरे को सपोर्ट और मदद भी करते हैं। लेकिन जनरली आप देख लें मंसूर भाई, जनरली सोच में और सियासत में वो हम एक दूसरे से मुख्तलिफ लोग हैं। हमारी अप्रोच डिफरेंट है, उनकी अप्रोच डिफरेंट है। हमारे जो लीडरान ने जो कुर्बानियां दी हैं, फांसी पे चढ़े, कत्ल हुए, 12-12, 13-13 साल अपनी जवानी के जेलों में गुजारी, तो ये उन लोगों को, इस टाइप के लोग नहीं है वो।
अभी ये कहना कि पीपल्स पार्टी जो है ना, नवाज शरीफ जो है ना वो सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, अब पीपल्स पार्टी को उनकी सपोर्ट की क्या जरूरत है? वो कौन सा सपोर्ट है जो हमें दे सकते हैं? हम नजरियाती इख्तलाफ रखने वाले हैं। चेयरमैन बिलावल साहब ने हमेशा ये बात कही है, उसने कहा कि जनाब हमारे सियासत में बड़ा फर्क है, लेकिन जब इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा गैप है, जब हम यानी अवाम की बात करते हैं तो इट्स अ बिग गैप। हमें कोई जरूरत नहीं है उनके सपोर्ट की, हमें किसी किस्म की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, ये एक जैसे लोग हैं, इन लोगों में कोई फर्क, इनकी सियासत में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये जो है ना अल्टीमेटली आप देख लें कि यही एक इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने असूलों से देयर इज नो पॉइंट, कोई जो है ना हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी अपने असूलों से और अपने सियासत से जो किसी के साथ कंप्रोमाइज करे। ठीक ठीक। अच्छा वहीद आलम खान साहब, आपको आवाज आ रही है जी? जब आ रही है जी। अच्छा खान साहब, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रा बताइएगा, ये जो पंजाब की NA 133 के इलेक्शन के बाद एक हमने देखते हैं स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आती है, जिसके ऊपर फिर सॉफ्टली बड़े एक अच्छे तरीके से शहबाज शरीफ साहब रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि हमें सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्या देखते हैं आप, क्यों, क्या वजह आप समझते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट आई जी? बात ये है जी, ये जो इलेक्शन था ना 133 का, बड़ा डिफरेंट इलेक्शन था। इसमें पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी डेमोक्रेसी के खिलाफ घिनौनी साजिश की। उन्होंने वहाँ पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया और इनके साथ तमाम वो जमातें जो हमेशा किसी के कहने पर इकट्ठी होती है, वो सारी जमातें इनके साथ इकट्ठी, और इसके बाद 7 जमातें इनके साथ ही उन्हें वोट मिला। लेकिन जरदारी साहब का ये कहना, मैं ये समझता हूँ मौजूदा हालात में, जबकि हम हुकूमत वक्त के खिलाफ इकट्ठे होकर पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब को, ये बड़े सीनियर आदमी है, उन्हें नहीं चाहिए था इसको थोड़ा। देखिए इलेक्शन आएंगे ना, इलेक्शन में इनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है, हम एक दूसरे की बात करेंगे, कंट्राडिक्ट भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हालात जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो हुकूमत वक्त के खिलाफ जा रहे हैं, उनकी माशी पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं, और जो हालात उन्होंने मुल्क में पैदा कर दिए उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में सब इकट्ठे हैं, एक ही आवाज है हमारी। इस सूरत में मेरे ख्याल में ये मुनासिब न था ये बात कहना। ओके। अच्छा खान साहब, मुझे जरा ये भी साथ बताते जाएं, ये 133 के इलेक्शन का आपने अभी रेफरेंस दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है इसके अंदर। अब ये जो एक व्यू पॉइंट चलता आ रहा है, और आज भी शायद वही व्यू पॉइंट है कि जी हम लोग पहले पंजाब के अंदर, जो पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट है कि पंजाब के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वफाक के अंदर चेंज होना चाहिए। तो सर इस पोजीशन में तो ना पंजाब में चेंज होगा ना वफाक में होगा, सो आप दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है कि हुकूमत टाइम पूरा कैसे करेगी या नहीं करेगी, वो तो फिर रास्ते में ही रहेगा जी। दो बातें हैं, देखिए ये कहते हैं ना कि पंजाब में हो सकता है, तो हमने इनसे गुजारिश की है कि आप अजमेर जमात में आए, हम सारे वोट आपको दे देंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि अपना वफाक में लेकर आए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि सेनेट में पहले लेकर आए, जहां पर हमारी अक्सरियत है, ताकि पता चल सके कि जो मुल्क में हुकूमत करवाने वाले लोग हैं वो आपके साथ हैं या नहीं है, या वो क्या करते हैं, सेनेटर लिख रही है, अंदर लेकर आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करेंगे कि सिचुएशन क्या है और आगे किस तरह चीज़ें चलनी है, स्पेसिफिकली अपोजिशन की। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बलोच साहब, आपकी तरफ में आता हूं। सर ज़रा मुझे बताइएगा, अमेरिका की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम मौजूदगी, एक स्ट्रॉन्ग व्यू ये है कि जी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था और पाकिस्तान अच्छा किया नहीं गया, और दूसरा व्यू ये है कि जी पाकिस्तान को जाना चाहिए था, इट्स नॉट अ राइट डिसीजन कि पाकिस्तान नहीं गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए मंसूर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान को तो हमेशा ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन को वो हमेशा एक्सपेंड करे।
बात यह कि ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो समिट हो रही है अमेरिका में, समिट फॉर डेमोक्रेसी, जिसको होस्ट कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसमें 100 से ज्यादा जो है ना वो मुल्कों को, जो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं उनको इनवाइट किया गया है। नॉट ओनली मुल्कों को बल्कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और आपके सिविल राइट्स के जो लोग हैं, इन सबको वहां पर इनवाइट किया गया है। और हमने देखा है हमेशा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जमहूरियत का क्या हाल किया गया, यहाँ पर जो जमहूरी लीडर थे उनके साथ क्या अशर हुआ है। यहाँ पर जमहूरियत, आवाम से वोट लेके आने वाले डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई और बगैर किसी वजह के। तो यहाँ पर कत्ल किए गए प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के, जो एक जमहूरी पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब, डेमोक्रेटिक लीडर, 12-13 साल बगैर किसी वजह से, फैब्रिकेटेड केसों की वजह से जेलों में डाल दिए गए। तो ये इस मुल्क में तो डेमोक्रेसी का तो ये हाल रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो फोरम है, जो समिट बुलाई गई है, उसमें वो लोग मुस्तकबिल में जो खदशात हैं डेमोक्रेसी को, या आज के दौर में जो खदशात हैं डेमोक्रेसी को, उस पर डिस्कस हो रही है। उस पर वहां पर बैठ के लाएअमल बनेगी, वहां पर लोग बैठ के एक दूसरे के साथ रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, वहां पर बैठ के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाने की बातें होंगी, वहां पर कोई शबखून न मारे जमहूरियत पे, इस किस्म के फैसले किए जाएंगे। मैं हैरान हूं कि इन तमाम चीजों पर पाकिस्तान ने किस तरह अपने आप को जो है ना वो इलूफ किया हुआ है। क्या ये जमहूरियत है? इमरान खान साहब अपने आप को जमहूरी शख्स कहते हैं कि वो जहां पर जमहूरियत की बात होनी चाहिए, इस चीज को आप छोड़ दीजिए कि वो कौन सा मुल्क है, क्या है, आपके क्या रिलेशन है। अमेरिका के साथ हमारे पहले बड़े अच्छे रिलेशन थे। अगर बाइडेन साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करते या उनको कॉल नहीं किया है, तो ये हमारी अपनी जो इस वक्त की मौजूदा जो खारजा पॉलिसी है, उसकी भी तो एक रीजन ये बनती है, उसकी भी तो फेलियर है। ठीक है। और वही आपके जो है ना एक नाअहली की भी एक बड़ी जो वो रीजन है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है यहाँ पर कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आप को अलग कर लें। मेरी तो समझ में भी ये बात जो है ना वो नहीं आ रहा। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप देखें, यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप देख लें कि अब जब भी हमने जमहूरियत की बात की तो हमने जमहूरियत को फ्लोरिश करने के लिए अमली इकदाम किए। ठीक है जी। कभी भी पाकिस्तान के मुल्कों के साथ प्रेसिडेंट जरदारी साहब की क़यादत में जब हमारी पार्टी की हुकूमत थी यहाँ पर, तो एक दुनिया में पाकिस्तान जो है ना एक फ्रंट लाइन एक स्टेट था। हर मामले में बड़ी इज्जत के साथ लोग उसका नाम भी लेते थे और तमाम चीजों में उनके यानी इन्वॉल्वमेंट भी होती थी पाकिस्तान की। ठीक है। और दुनिया जहां से लोग आते भी थे और डिस्कस भी करते थे। अब अगर चाइना और रशियंस को अगर अमेरिकन ने इस समिट में नहीं बुलाया है, जो एक रीजन ये भी बताते हैं, तो बात यह है कि भाई ये तो जो है ना हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ उसकी नोयत और होती है रिलेशन। अब एक चीज देखें, ये दूसरी दफा है कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने जो है ना एक दफा मलेशिया में भी बड़ा ह्यूमिलिएट किया और एक दफा जो डिक्लाइन किया वहां पे जाने को। ठीक तो है। ये भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मफाद में है। ओके, पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए था और पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के मामलात में अपने मुल्क में के जो खदशात थे उनको जो है ना बिल्कुल ही उनके शेयर करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, खुला तरीके से अपने खदशात का इज़हार करें। ठीक। साबिर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। हमें वहीद खान साहब ने भी ज्वाइन किया था जी, गौस खान नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके, बट इट्स ओके। नाज़रीन, अमरीका में जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम मौजूदगी, पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात हमेशा से मौजूद रहे हैं। सर्द जंग के दौरान इस तरह के जज्बात पाकिस्तान में बाई बाजू की क़ुव्वतों में ज़्यादा आम थे, लेकिन इस जंग के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान की मजहबी और दाएं बाजू की क़ुव्वतों में ये जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे हलके अमरीका को एक नाकाबिले एतबार साथी समझते हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर देता है।
इसके मुकाबले में चीन को काबिल एतमाद साथी समझा जाता है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। एक राय ये है कि इस्लामाबाद की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में अदम मौजूदगी के फैसले ने अमेरिका हुकाम को हैरान किया होगा, लेकिन उनके ख्याल में ये फैसला बहुत मुस्बत है। पाकिस्तान वन चीन पॉलिसी पर यकीन रखता है, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में ताइवान को भी दावत दी गई है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहा है, अक़लियतों और दल्लतों की ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर रहा है, लेकिन वो भी मदऊ है। और फ़लस्तीन पर अरसा-ए हयात तंग करने वाला इसराइल भी वहाँ होगा। पाकिस्तान को भारत, इसराइल और ताइवान के नुमाइंदों के साथ बैठना पड़ता, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता। लिहाजा ये फ़ैसला बहुत दानिशमंदाना है। इमरान खान के बयान पर कई हलकों में बहस हो रही है। उनके मुताबिक अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे और वो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डाले, लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि चीन से मजबूत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात चाहता है। एक राय ये भी है कि जमहूरियत कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के मकासद जियो स्ट्रैटेजिक हैं। अमेरिका चीन और रूस के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करना चाहता है। इसमें वो चाहता है कि पाकिस्तान भी हिस्सा बने। अमेरिका के इस तरह के मकासद नए नहीं हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से ये मनसूबाबंदी कर रहा है। बीजिंग इस्लामाबाद की तरजीह पर नाकदीन का ख्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके पाकिस्तान ने वाज़ेह लकीर खींच दी है और इससे कि स्ट्रैटेजिक मफादात किसी के साथ हैं। इससे साफ जाहिर है कि तवील मद्दती बुनियादों पर पाकिस्तान चीन को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर समझता है। ताहम पाकिस्तान अमेरिका से माशी मफादात और मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेने का भी ख्वाह है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने पहले ही चीन को अमेरिका पर तरजीह दे दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हालिया बरसों में कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे, और कुछ नाकदीन का ख्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस में दावत देकर अमेरिका पाकिस्तान से दोबारा अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से माजरत आने के बाद शायद अमेरिका अब इन ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में उस्तवार करने में कोशिश ना कर सके। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और मुझे इस पे ज्वाइन किया है इस वक्त आबदा हुसैन ने। आप पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं यूएस की। बेगम साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत पाकिस्तान का ये डिसीजन कि डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं शमूलियत इख्तियार कर रही, इसको आप किस पैराए में देख रही हैं जी? देखिए जी, अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी बहुत कम हो गई है। वो हमें किसी किस्म का असिस्टेंस भी नहीं दे रहे। अलबत्ता उनकी ये जरूर कोशिश होगी कि हमारा चीन के साथ कुर्ब जो है वो डिस्टर्ब हो, और इसके अलावा उनको जैसे मैंने अर्ज किया कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, और हमें भी अब अमेरिका के साथ वो दिलचस्पी नहीं है जो थी जब वो हमें इमदाद फराहम करते थे। ओके, ठीक। तो अब फिर इसका हम जो फोर्स ही देखते हैं, हम आगे अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि दो तीन चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। क्या वाकई ही, सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा था ताकि चाइना और रशिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग बना ली जाए उस साइड ऑफ द वर्ल्ड में, एक ऐसी पावर कि इनको थोड़ा कॉर्नर किया जाए? डू यू एग्री ऑन दैट पॉइंट जी? जी, अमेरिका की तो ये जाहिर है कोशिश है, वो हेजेमॉन के तौर पे रहना चाहते हैं, और उनको चीन और रूस की ताकत जो है वो नहीं भाती, तो वो कोशिश जरूर करते हैं कि उनकी ताकत में कमी आए, इजाफा ना हो। ओके, अच्छा, इसमें एक और जो साइड है वो ये कहती है कि जी पाकिस्तान इस वक्त फैटफ की ग्रे लिस्ट में है, सो पाकिस्तान को उससे भी निकलना है। उसके बाद मैं आईएमएफ पे भी आता हूं। सो आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान जाता, पाकिस्तान अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताता, व्हाट एवर इज हैपनिंग, तो शायद
वहाँ पर जो बाकी की कंट्रीज एंड ऑल दैट, एंड स्पेसिफिकली जो बाइडन है, इफ ही इज देयर एंड ही इज लिसनिंग टू इट, तो ही मे अंडरस्टैंड पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू से। जी हाँ, जो बाइडन की जरूर ये कोशिश है कि पाकिस्तान रूस और चीन के साथ अपने रवाबित जो है उनको कम करे, उनकी जरूर ये कोशिश होगी। और फैटफ की और आईएमएफ को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? उसमें कुछ हेल्प आउट मिल सकती थी या मिल सकती है, लेकिन बिकॉज ऑल दो अब तो खैर टाइम हैज पास्ड, बट इससे कोई कनेक्ट आप करती हैं इस चीजों को जी? नहीं, मैं नहीं कनेक्ट करती। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आबदा हुसैन बेगम साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक और सिचुएशन है, ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज भी है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन इट्स नॉट एन ईजी थिंग। पाकिस्तान, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था, पाकिस्तान को वो जाके अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए था, और हम लोग देखते हैं पिछले 3.5 साल से एक डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान के दरमियान, यूएस के दरमियान। बारहा दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका कहा कि जी फ़ोन नहीं आते, शायद वो बिज़ी होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन आज अगर ये अपॉर्चुनिटी आई तो इसको हमने शायद अवेल नहीं किया प्रॉपरली। इस पे बात करेंगे, और मुझे ज्वाइन किया है नफीस ज़करिया साहब ने, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं यूके के अंदर और स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान नहीं गया, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, वो नहीं गए, इस पे कोई इम्पैक्ट अगर आप यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप्स को देखें, उस पे आप क्या समझते हैं? कोई रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रही हो इस पूरे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान के ऊपर जी? कीपिंग इन माइंड आईएमएफ की भी हमारे साथ डायलॉग इस वक्त चल रही है, और फैटफ की ग्रे लिस्ट में भी जी पाकिस्तान इस वक्त शामिल है जी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मंसूर मदऊ करने का। डेमोक्रेसी समिट में शिरकत ना करने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मेरे अपने तज्ज़िये और तजर्बे में ये ना तो कोई जज्बाती फ़ैसला था और ना ही बर्जस्ता। मेरे ख़्याल में बहुत दानिशमंदी के साथ सोच समझ कर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी तेज़ी से बदलती हुई जो सियासी और जिसे हम कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकनॉमिक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इस बदलती हुई सूरत हाल की बुनियादी वजह बड़ी ताकतों की सदियों से चलती हुई वो जो पावर स्ट्रगल है, जैसे हम ग्रेट गेम का नाम देते हैं अक्सर बेशतर, वो है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका की पिछले कई दहाइयों से एक जारहाना खारजा पॉलिसी चल रही है, जिसमें अस्करी ताकत का इस्तेमाल एक अहम जुज़ है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आइजनहावर डॉक्ट्रिन, गल्फ़ वॉर्स, अफ़गानिस्तान में 1979 और फिर 9/11 के बाद की पॉलिसी, रूस और चीन को गाहे बगाहे धमकियां देना, और अब मौजूदा दौर में क्वाड, ऑकस, इंडिया को अपने पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आर्म्स रेस को फ़रोग़ देना, बड़ी वाज़ेह निशानियां हैं। अमेरिका मैं समझता हूँ कि हमेशा से उसकी दोस्ती का एक ज़ाविया ये रहा है कि उसका अपना मकसद हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और हमने हमेशा देखा कि जब जब हमने उसका मकसद पूरा कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने हमारे साथ किनारा कशी की, और ना सिर्फ किनारा कशी की बल्कि माजी में आपने देखा कि प्रेस्लर अमेंडमेंट भी आई हमारे पर, उसके बाद और भी सैंक्शंस हमारे पर लगती रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को इस ज़ाविये में देखने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका क्या रिएक्शन देगा इन चीज़ों के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल है कि उसको कोई वजह ढूंढने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारी वजूहात हैं रिएक्शन शो करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मुझे एक चीज़ बताएं, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ऐसी थी कि जी हमें ताइवान के साथ, इजराइल के साथ, इंडिया के साथ बैठना पड़ना था। जमहूरियत की बात हम लोग करते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अगर हम जमहूरियत देखें इन ममालिक के अंदर तो वो भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। हम अभी बेगम आबदा हुसैन भी कह रही थी कि जी फैटफ को और IMF को हम इससे लिंक नहीं करती मैं देखती,
बिकॉज शायद चीज़ें फ़र्क नज़र आएँ। लेकिन सर फिर जो यूएस की कोशिश है कि मैं कॉर्नर करूं रशिया को, मैं कॉर्नर करूं चाइना को, बिकॉज ये एक बड़ी गेम खेलना चाह रहा है यूएस इस वक्त, और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को पता है और लोग उसको साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और स्पेसिफिकली हिंदुस्तान ने तो अपना रोल अदा करना है। तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, आर दे ट्राइंग टू कॉर्नर, और क्या इससे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उन पे कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा? जी मंसूर, आपने जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल ये है कि इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, सिवाय इसका एक तज्जिया किया जाए। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले जवाब में जो है एक आपको अपना तज्जिया दिया, हो सकता है दूसरे लोग इससे एग्री ना करें। मेरा ख्याल ये है कि चीन, जो कि अमेरिका के हवाले से एक आइडियल मुल्क नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी मुसलत करदा जमहूरियत नहीं है, एक कामयाब इक़्तिसादी ताकत बनकर उभर रहा है, तो शायद ये उन ममालिक जिनको अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का दर्ज देते रहते हैं, कहीं चीन के मॉडल से मुतासर होकर उसकी तरफ माइल ना हो जाएं, और फिर उनकी फ़िक्र कि मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों पर उभरने वाली ताकत चीन उनकी अजादारी के लिए एक नाकाबिले तस्कीर चैलेंज ना बन जाए। और सोचें कि जब चीन और रूस मिलकर उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होंगे अगर वो मिल जाते हैं, जो कि वो उन्होंने इनकी काफ़ी मैनिफेस्टेशन से आपको पता लग रहा होगा कि इनका आपस में एक गठजोड़ जो है, जैसे कहते हैं रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। मुख्तलिफ इसके मैनिफेस्टेशन है, मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी वजाहत करूँ। अमेरिका और इसके मगरबी साथी इस खत्ते में मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये उनके मफाद में है। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ नाराज़गी का सवाल है, तो अमेरिका और उसके साथियों को, जैसे मैंने पहले कहा, बहानों की कमी नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी चाहिए, जिसका गालिबन इस बार हमने मुजाहरा भी किया है, जिससे मुझे खुशी है। FATF और IMF सब हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं पहले से, इसलिए हमें इसके बारे में परेशान होकर अपनी तरजीहात को तब्दील करना नहीं चाहिए। ये सब सियासी हथियार हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और लोग इससे बखूबी वाक़िफ़ हैं। बिल्कुल ठीक है। नफीस ज़करिया साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नज़र बेगम आबदा हुसैन ने भी ज्वाइन किया था। बड़ी एक इंटरेस्टिंग इस वक्त सूरत हाल है। एक तरफ ये क्रिटिसिज्म भी है कि जी हुकूमत को जाना चाहिए था, हुकूमत को अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए था, इमरान खान साहब को वहाँ जाके बताना चाहिए था कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी को लेकर क्या कर रहा है, कितना अरसा हो गया है हमारे अंदर कोई अब डिक्टेटरशिप एंड ऑल दैट नहीं हुआ, एंड डेमोक्रेसी इज़ ऑन द ट्रैक। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि इमरान खान साहब को या हुकूमत को नहीं जाना चाहिए था, और ये एक राइट डिसीजन है हुकूमत का कि हमने आज बता दिया दुनिया को कि हम किसके साथ है। इस कॉन्फ्रेंस का जो रिज़ल्ट निकलेगा, हमने IMF का भी अंदर डिस्कशन में लेकर आए, हम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है FATF की, उसको भी लेकर आए, और मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल हमने आपको एनालिसिस दिया है इस सिचुएशन का कि पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान कौन से डिसीजन सही कर रहा है, कौन से गलत कर रहा है, ये डिसीजन कैसा है, ये डिसीजन में पाकिस्तान के लिए लॉन्गर रन के अंदर क्या है, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि पाकिस्तान का जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट पर है। लोगों का बहुत स्ट्रांगली बिलीव है जाना भी चाहिए था, और दूसरी तरफ एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि एक अच्छा डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।